दुर्गा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर उसने अफसर की कुर्सी तक पहुंचाया है, एक अच्छे परिवार में शादी करवा कर जिसकी गृहस्थी बसाई है, वही भाई उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। उसने नया फ्लैट खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए देने से इनकार ही तो किया था। उसने तब उसको समझाया भी था कि हमारा यह पुश्तैनी मकान है, अच्छे इलाके में है, 2 परिवार आराम से रह सकें, इतनी जगह इसमें है। तब नवीन ने बड़ी बहन के प्रति आदर भाव को तार तार करते हुए कह डाला, दीदी, माँ और बाबूजी के साथ ही इस पुश्तैनी मकान की रौनक भी चली गई है। अब ये प्लास्टर उखड़ा मकान हमें काटने को दौड़ता है। मोनिका तो यहाँ एक दिन भी रहना नहीं चाहती। मायके में वह शानदार मकान में रहती थी, कहती है कि इस खंडर में रहना पड़ेगा। उसको ये शादी के पहले मालूम होता तो वह मुझसे शादी भी नहीं करती। वह सोते जागते नया फ्लैट खरीदने की रट लगाए रहती है। आखिर मैं उसके तकाजे को कब तक अनसुना करूं? दुर्गा ने बहुतेरा समझाया था कि छोटी बहन अदिति की शादी महीने 2 महीने में करनी है। अगर जमा पूंजी फ्लैट खरीदने में निकल गई तो उसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसका तो जीपीएफ अकाउंट भी खाली हो चुका है। नवीन उस दिन बहुत उखड़ा हुआ था। आओ देखा नताब बोल पड़ा, ये आपकी चिंता है दीदी, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। अदिति की शादी करना आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप कैसे भी निभाएंगी आप जाने। दुर्गा आश्चर्य से छोटे भाई का मुंह देखने लगी। नवीन इस तरह की बातें कहेगा उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था। वह भी बिफर उठी थी। तुम अदिति के बड़े भाई हो, इस परिवार के एकमात्र पुरुष, इस तरह अपनी जिम्मेदारी से पिंड कैसे छुड़ा सकते हो तुम? देखो दीदी, अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। सच बात तो ये है कि जिम्मेदारी जिसको सौंपी जाती है वही उसको निभाने के लिए पाबंद होता है। आप परिवार में सबसे बड़ी हैं। नवीन ने आज अपने मन की सारी भड़ास निकालने का फैसला ही कर लिया था। बोला, बाबूजी ने अंतिम समय हम लोगों की सार संभाल की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी और आपने तब भी उनसे वादा किया था कि आप अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएंगी। ये कहकर तो नवीन ने दुर्गा के मुंह पर ताला ही लगा दिया था। कुछ कहने समझने की उसमें गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। वह चुपचाप ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ गई। उसका दिमाग पुरानी स्मृतियों के झंझावातों से भर उठा। बीती घटनाएं फिल्म के दृश्य की तरह एक के बाद एक उसके स्मृति पटल पर उभरने लगी। जब थोड़ी सी बीमारी के बाद माँ की मृत्यु हुई, वह बीए फाइनल में थी। मैरिट में आने का मंसूबा बांधे बैठी थी। वह परिवार की सबसे बड़ी संतान और लड़की होने से घर की देखभाल का जिम्मा न जाने कब उसके कमजोर कंधों पर आ पड़ा। वह समझ ही नहीं पाई। घर की गाड़ी के पहिए उसको धुरी मानकर घूमने लगे। मेरी समझदार बेटी दुर्गा सब संभाल लेगी। बाहर भीतर सब तरफ यह घोषणा करके पिताजी ने तो घर की सारी जिम्मेदारियों से खुद को जैसे बरी कर लिया था। दुर्गा 3 भाई बहन है। दुर्गा से छोटा नवीन है और नवीन से छोटी अदिति। नवीन को पढ़ने, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने और बाकी समय में क्रिकेट खेलने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अदिति तो परिवार की लाडली होने का पूरा पूरा फायदा उठा रही। कभी मूड होता तो घर के काम में दुर्गा का हाथ बटाती, वरना सहेलियों और कॉलेज की पढ़ाई में ही अपने को व्यस्त रखती। दुर्गा जानती थी कि अदिति को आखिर एक दिन पराए घर जाना है। घर के रोजमर्रा के काम में भी वह रुचि ले, ऐसी कोशिश दुर्गा करती रहती थी। पर अदिति ये कहकर उस पर पानी फेर देती कि अभी तो मुझे आप अपने राज्य में आजाद पंछी की जिंदगी जी लेने दो। जब ससुराल पहुंचूंगी तो सब सीख लूंगी। समय अपने आप सब सिखा देता है। आप आज घर को जिस कुशलता से संभाल रही हैं, वह भी तो समय की जरूरत ने ही आपको सिखाया है दीदी। दुर्गा ने इसके बाद तो किसी से शिकवा शिकायत करना छोड़ ही दिया था। प्रथम श्रेणी में बीएड करने के बाद वह समाजशास्त्र में एमए करके पीएचडी करना चाहती थी, पर सोचा हुआ सब कहाँ हो पाता है। पिताजी ने घर की जिम्मेदारियों का वास्ता देकर बीए करने के बाद उसको घर बैठा लिया था। बेचारी मन महसूस कर रह गई थी। एक दिन भयानक हादसा हुआ। दौरे से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में उसके पिता इन तीनों भाई बहनों को अनाथ करके संसार से विदा हो गए। दुर्गा पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। तब कुल 25 वर्ष की उम्र थी उसकी। पिता के दफ्तर वालों ने बड़ी मदद की। उसको पिता के दफ्तर में ही क्लर्क की नौकरी दे दी।
जैसे तैसे परिवार की गाड़ी चलने लगी। कई बार पैसे की तंगी उसका रास्ता रोककर खड़ी हुई, पर दुर्गा ने नवीन और अदिति को यह एहसास नहीं होने दिया कि वे अनाथ हैं। उनकी पढ़ाई बदस्तूर चलती रही। नवीन पढ़ने में होशियार था। उसने प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा पास की और खंड विकास अधिकारी के पद पर नौकरी पाने में सफल रहा। एक दिन दुर्गा के मन में आया कि अब नवीन की शादी कर दे। बहू के आने पर घर के काम में दिन रात खटकने से उसको भी कुछ राहत मिल जाएगी। उसने लड़की तलाशनी शुरू की। छोटे मामा जी की मदद से नवीन की शादी बड़े अफसर की बेटी मोनिका के साथ हो गई। दुर्गा ने मोनिका को लेकर जो आशाएं मन में पाल रखी थी, वे कुछ महीने बीतते बीतते मिट्टी में मिल गईं। बड़े बाप की बेटी ने ससुराल में ऐसे रंग दिखाए कि दुर्गा को घर के काम में उसकी तरफ से किसी भी तरह की मदद की उम्मीद छोड़नी पड़ी। दुर्गा को हालांकि सकारात्मक उत्तर की जरा भी आस नहीं थी, फिर भी हिम्मत बटोरकर एक दिन उसने मोनिका से कह डाला, मोनिका, मुझे भी 10 बजे दफ्तर जाना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि रोटियां तुम सेक लिया करो। किचन का बाकी काम मैं तो निपटा ही लूंगी। तुमसे इतनी मदद मिलने पर दफ्तर जाने के लिए मैं अपनी तैयारी भी सहूलियत से कर सकूंगी। नहीं दीदी, मोनिका ने रूखा सा जवाब दिया, यह मुझसे नहीं होगा। मैं तो सोकर ही सुबह 9 बजे उठती हूँ। नवीन के भी बहुत सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। रोज रोटियां सेकने का जिम्मा मैं नहीं ले सकती। वैसे भी किचन के गोरख धंधे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे यहाँ तो नौकर ही ये सब करते थे। मुझे तो आप बख्श ही दीजिए। इसके बाद तो दुर्गा ने घर के कामकाज को लेकर चुप्पी ही साध ली। खुद ही गृहस्थी की गाड़ी को एक मशीन की तरह ढोती चली गई। परिवार के बाकी सदस्य तो सब देखकर भी अनजान बन बैठे। इस बीच मौसा जी की एक बात को लेकर घर में भूचाल ही आ गया और कई दिन उसका कंपन थमा ही नहीं। उस दिन मौसा जी ने सहज भाव से इतना ही तो कहा था कि उन्होंने भी दुर्गा के लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है। लड़का क्लास 2 ऑफिसर है, परिवार भी खानदानी है, आदर्श विचारों के लोग हैं, दहेज की मांग भी नहीं है। दुर्गा वहाँ बहुत सुखी रहेगी। मौसा जी की बात सुनकर 1 मिनट के लिए तो जैसे सन्नाटा ही छा गया। नवीन और मोनिका एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दोनों के चेहरों पर हैरानी और परेशानी की गहरी रेखाएं खिंचती चली गईं। ये क्या बात ले बैठे आप भी मौसा जी? नवीन ने सकुचाते हुए अपनी बात रखी। दीदी तो इस घर की सब कुछ है, वह तो आत्मा है हमारे परिवार की। बाबूजी उन्हीं को तो घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप गए थे। अभी अदिति की शादी होनी है। हम पति पत्नी भी अभी ठीक से सेटल नहीं हो पाए हैं। दुनियादारी की हम लोगों को समझ ही कहाँ है। दीदी दूसरे घर चली गई तो इस घर का क्या होगा? हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। मौसा जी हक्के बक्के थे। मोनिका के शब्दों ने तो उन्हें आहत ही कर डाला था। वह तैश में आकर बोली थी, दीदी यूं ही सब संभालती रहेंगी, ये विश्वास करके ही तो मैं नवीन के साथ शादी करने के लिए राजी हुई थी। वह हमें अधबीच में छोड़कर इस घर से नहीं जाएंगी। यह आप साफ साफ सुन लीजिए मौसा जी। दुर्गा को लगा जैसे कई बिच्छुओं ने एक साथ उसके शरीर में अपने जहरीले पैने डंक घुसेड़ दिए हैं और वह चीख भी नहीं पा रही है। मोनिका की बात ने बुजुर्ग मौसा जी के दिल को छलनी कर डाला। एक लंबी जिंदगी देखी है उन्होंने। समझ गए कि माटी के पके बर्तनों पर कोई रंग नहीं चढ़ता। बिना कुछ कहे सुने वे तुरंत घर से बाहर हो गए। वे जानते थे कि जिनकी आंखों की शर्म मर जाती है, उनके मन में मानवीय रिश्तों की कोई कीमत नहीं रहती। ऐसे लोगों को अच्छी नसीहतें देना रेत का घरौंदा बनाने जैसा है। दुर्गा भी वहां ज्यादा देर बैठी ना रह सकी। उस दिन के बाद घर में रोज की जिंदगी तो पिछली रफ्तार से ही चलती रही, पर जैसे उसमें जगह जगह स्पीड ब्रेकर खड़े हो गए थे। इन स्थितियों ने दुर्गा को काफी दुखी कर दिया। वह चुप चुप रहने लगी। सिर्फ अदिति के साथ ही वह खुलकर बात करती थी। नवीन और मोनिका के साथ उसके संवाद का दायरा काफी सिकुड़ता चला गया था। ज्यादातर वह अपने कमरे में कैद सी पड़ी रहने लगी थी। कोई कुछ पूछता तो हाँ या ना में जवाब देकर चुप हो जाती थी। जब अकेली होती तो खुद से पूछने लगती कि उसके स्नेह, परिश्रम और त्याग का उसको क्या यही प्रतिफल मिलना चाहिए था? नवीन और मोनिका की निष्ठुरता से जूझते हुए भी दुर्गा छोटी बहन के लिए अपनी जिम्मेदारी के बारे में बराबर सचेत रही। वह चुपचाप उसके लिए लड़के की तलाश में लगी रहती। एक अच्छा लड़का उसको पसंद आया। प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव था। अच्छी तनख्वाह थी। देखने में भी ठीक ही था।
परिवार में पढ़ा लिखा और उदार विचारों वाला था। उम्र में 7 साल का अंतर दुर्गा की नज़र में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। अमूमन लड़के और लड़की की उम्र में 5-6 साल का अंतर तो आजकल आम बात है। लड़के का नाम था कपिल। एक दिन रविवार को दुर्गा ने कपिल को अपने घर चाय पर बुला लिया। उद्देश्य था वह अदिति को ठीक से देख ले, आपस में जो भी पूछताछ करनी हो कर लें। बाकी बातें तो कपिल के माता पिता से मिलकर उसको स्वयं ही तय करनी है। मौसा जी और मामा जी को भी अपने साथ ले लेगी। नवीन और मोनिका को इस बात की भनक लग चुकी थी, पर दुर्गा ने इस काम में उनकी कोई भूमिका तय नहीं की थी, इसलिए दोनों चुप थे। कपिल वक्त का पाबंद निकला। शाम के 5 बजते बजते पहुंच गया। एक सलोना सा युवक भी उसके साथ था। कपिल जी, एक बात पूछूं? दुर्गा ने शुरुआत की। आप पिछले कुछ दिनों से मेरे दफ्तर में खूब आ जा रहे हैं। कोई काम तो वहां नहीं अटका है आपका? जी नहीं, कोई काम नहीं अटका, यूं ही आया होऊंगा। आप सरीका समझदार आदमी किसी सरकारी दफ्तर में यूं ही चक्कर काटेगा? ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। समझ आने पर बात आपके गले उतर जाएगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी तो बस इतना ही बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। दुर्गा ने जांच लिया कि लड़का सचमुच तेज है, उसको बातों में भरमाया नहीं जा सकता, सो बिना भूमिका के उसने काम की बात शुरू कर दी। आजकल शादी ब्याह के मामले में आगे बढ़ने की पहली और सबसे ज़रूरी औपचारिकता है लड़के लड़की के बीच सीधा संवाद। मैं चाहती हूँ कि आप कमरे में जाकर अदिति से बात करें। जो पूछना हो पूछ लें और जो बताना हो वह बताएं। मैं भला क्यों करूं ये सब पूछताछ अदिति से? कपिल ने शरारती लहजे में कहा। आपको अदिति को अपने लिए चुनना है, इसलिए अदिति से पूछताछ आप नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? दुर्गा पशुपेश में पड़ गई। सच बात तो यह थी कि कपिल की पहेली को वह समझ ही नहीं पा रही थी। आपसे ये किसने कह दिया कि अदिति को मुझे अपने लिए चुनना है? कपिल जी, आपको आज यह हो क्या गया है? कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बात तो एकदम सीधी सीधी है दुर्गा जी। सीधी किस तरह है? मैंने अदिति के बारे में ही तो आज आपको यहाँ बुलाया है। आप यह बेकार का कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं? कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपसे बात करने आया हूँ। मतलब यही कि मुझे तो जिंदगी में एक का चुनाव करना था, सो मैंने कर लिया है। किसका? दुर्गा जी का, अदिति जी की बड़ी बहन का। दुर्गा को लगा जैसे वह आसमान से गिर पड़ी है। एक बार तो उसे महसूस हुआ कि कपिल उसके साथ ठिठोली कर रहा है, पर उसके हाव भाव से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। वह बोली, ये क्या गजब कर रहे हैं आप? मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं कि अपनी लाडली बहन के सौभाग्य का सिंदूर झपट कर अपनी मांग में सजा लूं। अदिति मेरी छोटी बहन ही नहीं, मेरी प्यारी बेटी भी है। माँ के देहांत के बाद मैंने प्यार दुलार देकर उसे बड़े जतन से पाला है। मैं उसके साथ ऐसा अनर्थ तो सपने में भी नहीं कर सकती। दुर्गा की आंखों में आंसू छलछला आए। सारा वातावरण संजीदगी से भर गया। कपिल ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, दुर्गा जी, आप सच मानिए, पिछले 1 महीने से मैं आपके बारे में ही सारी जानकारी इकट्ठी करने में लगा हुआ था। उसी की खातिर आपके दफ्तर में जाया करता था। आपके साथ घोर अन्याय हुआ है, फिर चाहे वह हालात ने किया हो, आपके पिता ने या फिर आपके भाई ने। आपने अपने परिवार के लिए जो तपस्या की है, उसके एवज में तो आपको वरदान मिलना चाहिए था, पर सब जानते हैं कि अब तक अभिशाप ही आपके पल्ले पड़ा है। क्या अपनी गृहस्थी बसाने का आपका कोई सपना नहीं है? सच सच बताइए। दुर्गा ने संयत होते हुए कहा, वह सब तो ठीक है, पर अदिति के सौभाग्य को अपने सपने पर कुर्बान करने के लिए मैं ना तो कल तैयार थी और न आज तैयार हूँ। उसे मैं जिंदगी भर कुछ न कुछ देती ही रहना चाहती हूँ। उसके अधिकार की कोई वस्तु छीनना मुझे कतई गवारा नहीं है। यह मुझसे कभी नहीं होगा। आप जा सकते हैं। आपका प्रस्ताव मुझे कतई मंजूर नहीं है। आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर हो या ना हो, पर हम तो इस घर से जल्दी ही दुल्हनियां लेकर जाएंगे। कपिल ने वातावरण को हल्का बनाने की गरज से कहा, मेरे जीते जी तो यह कभी नहीं होगा। जरूर होगा। इस घर से एक दिन 2 दूल्हे 2 दुल्हनियां लेकर ही विदा होंगे। दुर्गा जैसे सोते से जाग उठी। पूछा, और वह दूसरा लड़का? यह रहा। साथ में बैठे सलोने युवक की ओर इशारा करते हुए कपिल ने जवाब दिया। और इन दोनों को किसी कमरे में जाकर
आपस में पूछ परख करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉलेज के सहपाठी हैं, एक दूसरे को खूब जानते हैं, साथ साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके हैं बहुत पहले। पर ये कौन है? परिचय तो दीजिए इनका। अचानक अदिति ड्राइंग रूम में आई। वह पास के कमरे में दुर्गा और कपिल की बातें कान लगाए सुन रही थी। मैं देती हूँ इनका परिचय, अदिति बोली। दीदी, इनका नाम विकास है और ये कपिल जी के चचेरे भाई हैं। डिग्री कॉलेज में 3 साल हम क्लासमेट रहे हैं, मेलजोल अब भी है। हम दोनों ने साथ साथ जीवन का सफ़र तय करने का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। लेकिन पगली, इस बारे में मुझे तो बताती, मैं तेरी दुश्मन थोड़ी हूँ। दुर्गा ने अदिति को अपने पास सोफे पर बिठाते हुए कहा। आप वैसे भी इन दिनों काफ़ी परेशान रहती हैं दीदी। मैं विकास और अपने बारे में आपको बताकर आपकी परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहती थी। मैंने आपसे ये बात छिपाने की गलती की है, मुझे माफ़ कर दो दीदी। इसमें माफ़ी जैसी कोई बात नहीं है मेरी प्यारी बहना। तूने जो भी किया अपनी समझ से अच्छा ही किया है। विकास जी, इस बारे में आपको कुछ कहना है या फिर फैसला सुना दिया जाए? मुझे कुछ नहीं कहना, जो कहना था वह अदिति कह चुकी है। दुर्गा जी, आप तो बस फैसला सुना दीजिए, विकास बोला। कपिल जी ने ठीक ही कहा है, इस घर से जल्दी ही 2 दूल्हे 2 दुल्हनियां लेकर विदा होंगे। इतना कहकर दुर्गा ने अदिति को गले लगा लिया। आज बरसों बाद दुर्गा की सूखी आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए। उसे लगा आज पहली बार कुदरत ने उसके साथ इंसाफ किया है। इस तरह अचानक मिले इंसाफ से कितनी खुशी होती है, इसका एहसास भी उसे पहली बार हुआ। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।